एंड आज को हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश में इसे रेसिस्टिविटी कहा जा सकता है या फिर कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले विद्युत धारा के जितने भी लेक्चर हैं वो देखे होने चाहिए, है ना। तभी आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाओगे। और स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का बेस मजबूत कर देता हूँ थोड़ा मैं। आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पते होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जो प्रतिरोध है और लंबाई है ये समानुपाती होते हैं। दूसरा ये कहता है जो प्रतिरोध है और क्षेत्रफल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है इस व्यक्ति के पास, और ये जो रास्ता है ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ और इधर से घूम कर आओ, तो क्या आपको समस्या होगी? जाहिर सी बात है, जब आप इतने छोटे रास्ते को इतना घूम के तय करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो यहाँ पर क्या बात है कि मैंने यहाँ पर ये जो रास्ता है इसकी लंबाई को बढ़ा दिया तो समस्या भी बढ़ गई। और समस्या क्या होती है? समस्या ही प्रतिरोध होता है। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को मैंने बताया था धारा के मार्ग की रुकावट हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रुकावट। तो अब कोई भी चालक तार है, अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो जो धारा है यानी विद्युत धारा है आई, इसके मार्ग में रुकावट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो चालक है इसकी लंबाई बढ़ रही है। अब जैसे कि यहाँ पर लंबाई बढ़ी तो हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ा, ज्यादा मेहनत लगनी पड़ी, इतना ज्यादा हमारे प्रतिरोध क्रिएट हो गया। मान लीजिए इतने चालक तार है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए आर है, तो इतने का कितना हो गया? इसका तो बहुत ज्यादा हो गया। यानी जो प्रतिरोध है इसकी मात्रा जो है बढ़ रही है लंबाई पर। अब यही चालक इतना छोटा सा तार है, इतना छोटा सा तार, तो इसके अंदर धारा अच्छी बहेगी मुकाबले इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी चालक तार की, उसमें धारा के मार्ग में रुकावट यानी कि आर का मतलब होता है रुकावट, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। उतना ही जो आर है प्रतिरोध, उसके मान में भी वृद्धि आएगी। तो धारा के मार्ग में रुकावट कब बढ़ती है? जब लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये एक दूसरे के समानुपाती हो गए। ये हमें पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी चालक की अगर तार, कोई भी चालक है उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, यानी आर समानुपाती एल। अब आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल की। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मैं आपको बोलूंगा आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर नीचे खाई है, खाई के ऊपर दो पुल बने हुए हैं। ये जो पुल है ये पुल इतना सकरा है कि इसके ऊपर आप साइकिल को भी नहीं ले जा सकते, साइकिल को भी नहीं ले जा सकते, इतना सकरा है ये पुल। जबकि इसको देखोगे तो ये इतना चौड़ा है कि चार चार ट्रक जो है एक साथ यहाँ से जा सकती हैं। तो आप किसको प्रेफर करोगे, इस हाईवे को या इस पगडंडी को? आप बोलोगे सर पगडंडी से गए और पैर फिसला तो सीधा परलोक से दर जाएंगे, खाई में गिरेंगे। जबकि हाईवे से जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो चौड़ाई जितनी ज्यादा हो रही है, सुगम भी उतना हो रहा है, प्रतिरोध जो है उतना कम हो रहा है, जो रुकावट है ना, रुकावट वो उतनी ही कम हो रही है। तो क्षेत्रफल को बढ़ाने से रुकावट कम होती है। अब कोई भी रोड है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, बहुत चौड़ा है और ये बहुत सकरा है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस होंगे। क्योंकि दो गाड़ी आमने सामने आ गई तो एक्सीडेंट। ये रोड जितना ज्यादा चौड़ा होगा गाड़ी उतनी ही पास से निकल सकती है। मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, जबकि यहाँ पर दो गाड़ी आमने सामने से आ गई तो फिर क्या होगा? तो समस्या पतले में ज्यादा है जबकि बड़े में नहीं है। ठीक इसी तरीके से कोई भी धारा है, विद्युत धारा है, वो पतले तार में जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध क्रिएट होगा, उसके मार्ग में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। लेकिन मोटे तार में से जाएगी तो इतना नहीं आएगा। तो कभी आपने देखा होगा जहां पर बहुत ज्यादा करंट की सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा धारा का प्रवाह होता है, वहां पर मोटे तारों को लिया जाता है, ना कि पतलों को। क्योंकि पतले तार में अगर ज्यादा करंट प्रवाहित हुआ तो वो जल जाएगा, ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देगा, है ना। तो चालक तार, कोई भी चालक है, उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारा के मार्ग में रुकावट उतनी कम होगी। तो आर जो है एक एक ऐसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो दो चीजें आपने समझी, आर समानुपाती आई और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आर समानुपाती आई, आर समानुपाती आई और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। जैसे हमने कूलम के नियम में किया था, आपको याद हो तो, जो बल था वो समानुपाती था किसके?
Q1 और Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती था R स्क्वायर के, तो दोनों को साथ लिख दिया। तो हमारे पास परमिट होता है कि हम साथ में भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है ना, फिजिक्स ने हमें आज़ादी दे रखी है। तो I के समानुपाती A के व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्ट लिख दिया। अब सर ये तो समानुपाती बन गया, और आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में ही बताया था, अगर समानुपाती हटा तो कोई ना कोई नियतांक तो आएगा। तो चलिए समानुपाती को हटाते हैं। तो यहाँ पर जो नियतांक निकल के आता है वो होता है ये। वैसे ये रो का चिन्ह है, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ये नाम आपने कहीं सुना होगा, आपको सुना हुआ सा लग रहा होगा, आई बटा ई। अच्छा, ये जो प्रतिरोधकता है इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा है। इसको रेसेसिविटी भी कहा जाता है। ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर, अभी 2 मिनट पहले ही तो आपने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध, रेसेसिविटी, प्रतिरोधकता, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्रतिरोधकता आपकी समझ में आई क्या होती है? आर जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? आई लंबाई के, सॉरी लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के। और जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट निकल के आता है वही हमारा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं ना, ऐसे उल्टा क्यू बोले तो, है ना। तो अब यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या निकल के आया है? रो L बटा ए। क्या निकल के आया? रो L बटा ए। अब ये जो A है इसको मैं इधर पहुंचा देता हूं, तो ये हो गया RA, और ये जो L है इसको ऊपर है तो ये इधर जाएगा बराबर के, तो नीचे पहुंच जाएगा। इधर क्या बचा? रो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और रो इज इक्वल टू R बटा ए बटा एल। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये कैसे किया, तो मैं आपको बता दूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, जिन बच्चों को बेसिक मैथ नहीं आता उनके लिए। अब जो नीचे की संख्या है वो बराबर के उस साइड जाएगी तो ऊपर पहुंचेगी। जैसे ए है, ये बराबर के इस साइड गया तो ये आर के पास पहुंच गया, आर ए हो गया कि नहीं। जबकि ये एल है, ये एल बराबर के साइड पहुंचा तो ये नीचे का होता तो ऊपर पहुंचता, लेकिन ये ऊपर का है तो ये 1 के साथ पहुंचेगा, तो एल नीचे पहुंच गया। तो ये किसका सूत्र निकल के आया है? रो का, है ना। आपको आता होगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो रो इज इक्वल टू क्या निकल के आया है? आर ए बटा एल। अब यहाँ पर आर होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है? एसआई मात्रक ओम। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, तो क्या निकल के आया? ओम एम मीटर, ओम मीटर। तो जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। इसके अलावा इसका विमेय सूत्र मैं चाहता तो पढ़ा देता, लेकिन वो आप नोट्स के अंदर से पढ़ सकते हो। नोट्स 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि अपवान वेग तक के मैंने अपलोड कर दिए, धारा घनत्व तक के भी मैंने अपलोड कर दिए। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया? विशिष्ट प्रतिरोध का ये निकल के आ गया एसआई मात्रक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको क्या बता दिया? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र भी बता दिया, एसआई मात्रक भी बता दिया। अभी जो है इसका एक विशिष्ट सूत्र होता है। इस विशिष्ट सूत्र के अंदर एन आता है, ई आता है और टाउ आता है। एन ई टाउ ये आपने पहले कहीं पढ़े थे ना, अपवहन वेग के अंदर। याद करने की कोशिश करो, सेम चीज यहाँ पर होगी। आपको 2 रिलेशन अच्छे तरीके से आने चाहिए। पहला रिलेशन है अपवहन वेग, और दूसरा रिलेशन जो होगा वो भी अपवहन वेग ही होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर संबंध देखोगे आप अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य, और यहाँ पर संबंध देखोगे अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य। अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध क्या निकल के आया था, इसका मान आप मेरे को बताओगे अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, आई बटा होता है एन ई ए, ये होता है, और यहाँ पर होता है ई टाउ बटा एम एल इंटू वी, ये होता है। तो ये क्या है? इन दोनों के मध्य संबंध होता है अपवहन वेग के मध्य और विभवांतर के मध्य, और ये होता है विद्युत धारा के मध्य और अपवहन वेग के मध्य संबंध। आई होप आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, है ना। तभी मैं बोल रहा था पिछला लेक्चर जो है देखा होना जरूरी है इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पर इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। अब मान लीजिए राम ज्यादा समझदार है। कैसा है? राम ज्यादा समझदार है।
तो अब हम एक और राम को ले आए जो कि डिक्टो उसी के जैसा है, तो क्या ये दोनों बराबर समझदार होंगे? हाँ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों बराबर समझदार हैं, है ना। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है अपवहन वेग vd, यहाँ पर है अपवहन वेग vd, तो ये दोनों ही अपवहन वेग हैं, तो दोनों अलग अलग कैसे होंगे? दोनों बराबर ही होंगे ना। तो यहाँ पर दोनों अपवहन वेग कैसे हैं? बराबर है। अब इस अपवहन वेग का नाम क्या है? आई बटा एन ई, और इसका नाम क्या है? सूत्र क्या है? ई टाउ बटा एम एल, ई टाउ बटा एम एल इंटू वी, ये है। ये अपवहन वेग का सूत्र है, ये भी अपवहन वेग का सूत्र है। अब अपवहन वेग अलग तो होंगे नहीं, दोनों बराबर होंगे, यानी बीच में बराबर का चिन्ह मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पश्चांतर करना है और अच्छी तरीके से ध्यान देना है। कैसे? यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखो, ई है, ई टाउ का मल्टीप्लाई मैं नीचे करने वाला हूँ, ई टाउ का मल्टीप्लाई कहाँ पर करने वाला हूँ? मैं नीचे करने वाला हूँ यहाँ पर। तो ई टाउ का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया, तो ई और ई क्या हो गया? ई का स्क्वायर इंटू टाउ, और यहाँ पर एन भी है। अब सर ये ए भी तो था, ए कहाँ गया? ए को मैं यहाँ पर ले आया, और यहाँ पर जो आई है वो मैंने नीचे पहुंचा दिया, ये जो एम है इसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया, एल तो नीचे है ही। और यहाँ पर क्या था हमारा? सॉरी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर है हमारा वी, ये क्या है? हमारा वी। तो ये क्या हो गया हमारा? वी बटा एल, क्या हो गया? वी बटा एल। और ये क्या हो गया हमारा? ए बटा आई हो गया। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपका समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो एम बटा यहाँ पर क्या है? एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पर क्या है? ए बटा आई, ए बटा आई क्या होता है? हमारा प्रतिरोध। और यहाँ पर क्या है? वी बटा एल। सॉरी, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा। यहाँ पर जो ए है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, और वी को मैं इधर लिख देता हूँ। वी को मैंने इधर लिख दिया, ए को मैंने इधर लिख दिया। अब वी बटा आई क्या होता है? हमारा प्रतिरोध, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? वी बटा आई, आई का पश्चांतर कर दो, ठीक है। तो वी बटा आई हमारा आर हो गया, और ए बटा एल तो ए बटा एल ही है। थोड़ा और नीचे से जाते हैं तो ये क्या होता है? आर ए बटा एल, ये तो सर विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो इधर क्या है? एम एन ई स्क्वायर टाउ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर एन भी आ गया, ई भी आ गया, टाउ भी आ गया, और मैंने आपको क्या बताया था? ये सब एक ही सूत्र के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब एक ही सूत्र के अंदर भी आ गए। आप यहाँ पर देखो, एन ई टाउ, एन ई टाउ भी निकल के आ गए। तो हमने जो भी पढ़ा है वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब इसकी एक बार समरी बना लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक्चुअल में होती क्या है। हम जानते हैं प्रतिरोध और लंबाई आपस में समानुपाती है। किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ाओ तो प्रतिरोध घटेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए। समानुपाती को हटाते हैं तो रो निकल के आता है एक समानुपातिक स्थिरांक, और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसकी वैल्यू निकल के आती है आर ए बटा एल, इसी सूत्र से आर ए बटा एल, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में लंबाई और क्षेत्रफल ये दोनों एक अंक हो जाए। अब रो इज इक्वल टू क्या है? आर ए बटा एल। अब यहाँ पर जो ए और एल है ये एक अंक हो जाए। एक अंक होने का मतलब ये है ए भी 1 एल भी 1। तो यहाँ पर रो और आप आपस में कैसे होंगे फिर? बराबर, क्योंकि ये दोनों तो 1 ही हो गए। तो जब कोई भी चालक है उसके अंदर एक अंक लंबाई और एक अंक क्षेत्रफल पर, एक अंक लंबाई एक अंक क्षेत्रफल पर उसका जो प्रतिरोध है प्रतिरोधकता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो ये प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक भी पढ़ चुके, सब कुछ पढ़ चुके। और एक और डेरिवेशन हमने यहाँ पर की है, वो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। सॉरी, यहाँ पर देखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। ये देखो, हम जानते हैं अपवहन वेग कभी भी अलग नहीं हो सकता। अपवहन वेग दोनों बराबर होंगे। अब ये वो है अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध से निकला सूत्र, और ये है अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध से निकला सूत्र। यहाँ पर क्या है? इसका पश्चांतर किया, एम को ऊपर पहुंचा दिया, है ना,
और सब कुछ नीचे ही रहा। ई ए उल्टा ई टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। और यहाँ पर v बटा आई को नीचे ले आया तो v बटा आई आर हो गया, और a बटा एल तो यहाँ पर साथ में ही है, और ये जो पूरा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। और इस सूत्र को मैंने लिख दिया तो ये सूत्र भी निकल के आ गया। तो ये था आज का हमारा फाइनल पोर्शन। लेट्स ओके सॉरी, आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ओके, गुड बाय।